दोस्तों नमस्कार। आज के इस खास वेबिनार में मैं मुकेश मोहन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अब खुशी की बात यह है कि हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री डी के सिंह साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार 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 सर। तो दोस्तों आप जहां भी हैं प्लीज आप अपनी जगह पर बैठकर एक बार जोर से तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री डी के सिंह साहब का। आप हैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और दोस्तों मैंने ये पाया है कि जब भी कोई समस्या होती है हमने उनको ऐसा लगा है कि वो हमारे साथ हैं। हम उनसे कभी भी कोई भी बात पूछ सकते हैं और वो खुद इतने इनिशिएटिव लेते हैं दोस्तों कि जब भी कोई उनको लगता है कि कोई एमएसएमई की समस्या आ रही है शायद वो खुद मीटिंग कॉल करते हैं, बुलाते हैं लोगों को, उनसे पूछते हैं। और मैंने देखा है उनका जो मीटिंग करने का जो तरीका है, जो ढंग है, जितने भी लोग वहां होते हैं एक एक आदमी से पूछते हैं, समझते हैं, उसको पूरा ध्यान देते हैं और उसको फिर जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये समस्या तो है, अभी कोरोना काल भी है, लेकिन इस समय जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑनरेबल श्री डी के सिंह साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, उस तरह से मैं समझता हूं कि जो हमारी समस्याएं हैं उनमें से हम काफी कुछ पार पा सकते हैं। और सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मैं सर बस आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमें बताइए, कुछ गाइड कीजिए। बस उससे पहले मैं एक छोटा सा जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपके आने से पहले कि कुछ लोगों को सर ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो जो उनकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो ठीक तरह से फैच नहीं हो पा रही है, इसलिए बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जो माइक्रो सेक्टर में है वो मीडियम में पहुंच जाती हैं, यानी उन्हें जो एमएससीज का जो फायदा है वो शायद वो नहीं ले पाती हैं। एक और सर समस्या यह है कि तुरंत ये एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है सर, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये तुरंत नहीं मिल पा रहा है इसका प्रिंट आउट। उसकी वजह से सर कई बार क्या दिक्कत हो रही है, और मैंने देखा है ये प्रैक्टिकली, क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि जितने भी लेंडर्स हैं उनको कह दिया है कि भैया खबरदार, सावधान, अब आप जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें एमएसएमई के जो लोन्स हैं केवल उन्हीं लोन्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन है। मुझसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, न जाने कितने बैंक्स ने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से हट जाएगा। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बस आप भी शायद रहेंगे, कल एसएलबीसी की मीटिंग है, मुझे वहां भी इनवाइट किया गया है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी में भी। वहां भी उन बैंकर्स का यही क्वेश्चन है काफी कि हमारी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर नॉर्मल लैंडिंग में चली जाएगी तो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पेनल्टीज बहुत हैं, और फिर वो जो पैसा है जो डिफरेंस होता है वो हमें रखना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो ब्याज का बहुत लॉस होता है और बैंक की बैलेंस शीट में काफी फर्क पड़ता है। एक सर सवाल ये है कि क्योंकि जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के आधार नंबर से लिंक है, तो उसका ही आधार नंबर और उसी का जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है सर उसका होना बहुत जरूरी है। सर हमने देखा कई बार क्या हो रहा है कि जैसे एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि सपोज मैं और एक कोई और दूसरे, हम दो लोग अपनी प्रोपराइटरशिप फर्म चला रहे हैं और हम दोनों ने अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन भी ले रखा है। अब हम दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो एक कंपनी और बना लेते हैं, उसमें हम एक मिलके काम करेंगे, ये दोनों हम कंपनी, अपनी जो प्रोपराइटरशिप फर्म है वो तो हम अलग अलग चलाते ही रहेंगे। हमने अगर उनका रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जब हम एक कंपनी या फर्म बनाते हैं तो हम अब दोनों में से जो भी कोई अपना डालना चाहे आधार नंबर, वो दोनों में कह देता है कि भाई आपके आधार नंबर से तो ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। या एक स्थिति सर ऐसी आती है कि जब हम केवल, चलिए एक कंपनी में ही हैं और दो डायरेक्टर, हम दोनों ने अपना आधार नंबर से किसी एक के आधार नंबर से अपना ये रजिस्ट्रेशन करा लिया, और वो डायरेक्टर सर कभी भी रिटायर हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, वो बिजनेस छोड़ सकते हैं, या किसी की दुखद डेथ भी हो सकती है। उस कंडीशन में फिर ये कोई भी मॉडिफिकेशन करना
वो संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो लिंक है वो किसी इंडिविजुअल आधार नंबर से लिंक है। और कई बार क्या होता है सर, जब थोड़ी कंपनी और बड़ी होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को बोल देते हैं कि भाई तुम अपने आधार से, जो CFO है, जैसे आपने प्रोविजन भी कर रखा है कि भाई आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी करा सकते हैं, तो वो अपने CFO को या किसी ऑफिसर को बोल देते हैं कि भाई आप अपने आधार से करा लीजिए। वो कल छोड़ के चले जाएं अगर, तब वहां पर भी उसके बाद उनका ये मॉडिफिकेशन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर इन्हीं बस थोड़ी सी समस्याओं के साथ मैं लेकिन फिर भी कहूंगा कि पॉजिटिविटी बहुत है सर। और आपने जो दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने उद्यम रजिस्ट्रेशन जो हमको दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सर। हम सभी चाहते हैं कि जितने भी MSMEs हैं वो जल्द से जल्द इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को ले लें। सर मैं बहुत स्वागत करता हूं और दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी एक ही विनम्र निवेदन पर आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और आपने कहा कि हाँ मैं भी चाहता हूं कि इन MSME से बात करूं, इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम बताएं। तो सर मैं स्वागत करता हूं आपका। और ये जो आपका जो एड्रेस होगा सर, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और इसको मेरे जो MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर लगभग 2 करोड़ 90 लाख सब्सक्राइबर है, वहां पर भी मैं उन लोगों की नॉलेज के लिए हम आपका ये एड्रेस जरूर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू गुप्ता जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके माध्यम से मैं जो उद्यमी हैं उनसे मैं जुड़ पा रहा हूं। और हमारी ये कोशिश रहती है, हमारे मंत्रालय की ये कोशिश रहती है कि हम लोग एक डायलॉग रखें, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी एसोसिएशंस हैं, जिससे एक दूसरे की समस्याओं को हम समझ सकें और उन समस्याओं के निदान के लिए सरकार काम कर सके। और हम लोग कमिटेड हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आए उन चीज़ों को एक सुचारू रूप से, एक ट्रांसपेरेंट वे में हम उसको सॉल्व कर सकें और आगे बढ़ सकें। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में जो आपने आज एक डिस्कशन रखा है, उसमें पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता इसलिए है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ये टोटली डिजिटाइज्ड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में न ही कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, न ही कोई फोटो अपलोड करना है, और न ही कोई डिफरेंट डीड्स या कोई NOC या एनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इट इज ट्रूली ए पेपरलेस प्रोसेस, जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पैन नंबर है, आधार है, जिसके बेसिस पे कोई भी इंटरप्राइज रजिस्टर कर सकता है। और इसकी ब्यूटी ये है कि बैक एंड में ये हमारे सर्वर्स CBDT के सर्वर से जुड़े हुए हैं और GSTN के सर्वर से जुड़े हुए हैं, तो वहां से वो डेटा हमें आ जाता है। उससे दो फायदे हुए हैं हमें। एक, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो डेटा आ रहा है उसका डेटा क्वालिटी इज एट द हाईएस्ट ऑर्डर। Nobody can doubt this data because it is coming from secured sources of the government sources. Then the second is, जो पहले time lag था in getting these processes done, completed, and then to communicate to different agencies, वो time बहुत ही कम हो गया है। आज की डेट में हमारे पास 34.37 lakhs उद्यमी रजिस्टर्ड हो गए हैं और ये प्रोसेस हम 1 जुलाई से शुरू किए, लास्ट ईयर 1 जुलाई से शुरू किए। और आउट ऑफ 34.37 lakhs हम 32.01 lakhs डेटा को हमने क्लासिफाई भी कर दिया है, that whether they are micro or small or medium enterprises. It means कि इतना डेटा का हमारे पास from the back-end servers we have got the information about their turnover, about their investment in plant and machinery. In certain cases, it takes little more time due to some factors. In some certain cases, many people have not filed their ITR. क्योंकि ITR file करना mandatory नहीं, it is not compulsory.
So in that cases, we are taking the data on self-declaration basis. आप जो declare करोगे, government will accept that. And as and when you grow and come to the income tax payment bracket, automatically you will start paying, and then data can be fetched from the government sources. तो हम उस ट्रस्ट बेसिस पे काम करके उस मॉडल पे इस सिस्टम को क्रिएट किए हैं, जिससे ग्रेजुअली कोई भी यूनिट बड़ी हो सकती है और उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकती है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि हम लोग इस नंबर, दिस बिजनेस नंबर जो है, इट इज ए परमानेंट नंबर। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज ए परमानेंट नंबर। वी आर गोइंग टू मेक इट एज ए पासपोर्ट ऑफ दैट एंटिटी, बिजनेस पासपोर्ट, कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, तो नंबर यूज करके बैंक कैन सेटिस्फाई देमसेल्फ व्हाट इज योर क्रेडिट वर्दीनेस and what kind of business you are in, what kind of turnover or how much manpower you have, what is the investment in plant and machinery, all those primary जो data है, that should be made available to the bank. We are working on those lines. We are in discussion with the different credit agencies. We are in discussion with SIDBI. Government is also making a one portal, online portal for all the government loans under different schemes. And in that portal, this number is going to be the critical number, where different data will be assembled and utilized in that portal. And our DFS, Ministry of Department of Financial Services, they are coordinating this effort. And SBI is in the process of making that digital platform, where not only our ministry, but all ministries, different schemes will be linked in that, including Mudra or PMEGP, or maybe, from the Ministry of Rural Development or different ministries, so that it will provide access to different type of entrepreneurs from different sources. And this portal also captures all type of businesses, either proprietorship or partnership, public limited company, private limited company, HUF, trust, society. So the nature of business is captured, and then based on that, we can do that. And I would also, you may be aware that we are releasing a quarterly bulletin. We call it Udyam Bulletin, where we analyze the Udyam registration data, and we are keeping that information on our website, DCMSME website. If you go to the documents, on the main page of DCMSME, you will find that under that document, you will find this analysis. I will just show you this document. This is the document, where every 3 months this analysis is done and hosted. This is available in the public domain. The idea is to understand MSME. There has to be absolutely clarity among all stakeholders. Who are these MSMEs, where they are located, what kind of businesses they are doing, what kind of industrial codes they are using, where they are located. It will give us not only a perspective, but also it will also help us in the business planning for the development purposes. So hope that this document will be quite useful in that context. Now, if you see, then we realize that where they are located. They are even located in aspirational districts. The number is growing. Their numbers are growing. We have more services than the manufacturing units. This is one of the things which is coming out of this analysis. I would also take some time to explain the benefit of Udyam registration. One benefit you have already mentioned, priority sector lending.
where on 5th of August last year, RBI has issued a notification that it is mandatory to have Udyam registration to get priority sector lending. So it has reduced the cost of your business operations. And also it has given a legal or sanctity to our concept of Udyam. The second is the public procurement policy, where there is government is giving certain procurement process where you give some, we are giving 3% to women and enterprises, 3% to SC/ST, and total 25% procurement has to be done from the micro and small enterprises. So you get a benefit under that government procurement. And it also, based on this, DPIT has also issued पब्लिक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस की L1 अगर है तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है, कितना मिल सकता है फॉर क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट और क्लास 2 and what should be the local content, etc. So this has twin benefit. The third benefit is that you go directly to the GEM platform, government e-market platform, because government is the biggest procurement agency. They are purchasing goods and the services. So more than 9 lakhs Udyams have migrated to GEM platform using our platform. It means that first they came here on the Udyam registration platform. After doing their registration, they have gone to the GEM platform and they have registered themselves as a supplier in that platform. Then there is a facility that you can also get registered yourself with the trades platform. जहाँ पे bill discounting होती. So many people have gone there and they are in the process of going there. So these are some of the benefits which are flowing, and in future, as and when more numbers are coming to this platform, more and more agencies are coming to and requesting us to share data. We are in the process of sharing data through a API to different banks or different credit agencies. Even different credit agencies are looking for some partnership, and we are trying to evolve some mechanism also in what way we can share certain information which can help in getting credit, in minimizing time, and we can also reduce the paperwork. That is also there. A lot of paperwork can be reduced. Now, I would just come on 4 issues which you have raised in your introductory thing, that it is bothering many, Udyams. And one is, you are saying export turnover. Export turnover, that data we are taking from GSTN. How much is the data of your export? That we are taking from GSTN. And that once we get it, that data is deducted from the turnover, which is filed in the income tax return. Now, that issue we have sorted out with GSTN, and they have provided us bulk data of all the eligible category, and we are utilizing it because there is a gap of the year. At present, we are in 2021. So we are taking the returns of 1920, where we have filed it. And based on that information, we are using it. There could be few cases where there could be genuine problems. And in such cases, they can take help of assisted filing, either through our DIs or through the local general manager. They can assist in solving those issues, or our champion desk, or our NIC. So these are the 3-4 ways by which those issues can be addressed, and our office can address those issues. The second issue, you are saying that printout is not immediately available.
it is because in certain cases, it is taking 2 to 3 days data time gap to get the data from our, CBDT and that our PAN portal. And it is not, so far we are trying to develop an API based system. So it is taking little time. So once it is done, then it will come in the real time. However, now it is, yes, I realize that it is taking 1 or 2 days time, and due to COVID situations, in few cases, there were certain delays also. I do not say that there was no delay. In few cases, there was delay because that was the peak period of COVID during the last month and April, middle of, so those period actually was really a crisis period, and it has taken little time. But we have, I think on 7th or May and all, we had clever last month, we cleared many backlog, entire backlog of April and now we cleared, and now more or less it is in track. The third issue you told about the mobile number. Yes, mobile number is a issue, and there are two methods by which we can, deal it. One, that let us believe that Aadhaar number and linked mobile number is the real authentic process. So if there is a change in mobile number, so I would advise the concerned person to go to the Aadhaar, enrollment center, get their mobile number updated, because this problem is not going to come only in Udyam registration, but also it is going to come with GSTN portal. This issue is going to come with your income tax portal. All government portals are now insisting and taking Aadhaar and seeded mobile number. So it is better to go to these Aadhaar enrollment centers, get it rectified so that all the issues will be, cleared. And not only with our Udyam portal, but all other portals as well. So if it is a enterprise which is a proprietary concern, the second is that if somebody has been authorized, now he has left the job, who has migrated and all that. So in that case also they have to change the authorized signatory and authorization, and then probably they have to take the help of the assisted filing, which I said in that case also. The fourth is you are saying that, some amendment issue, modification in the database, and though it is not very frequent, but yes, if there are, some more representations come, then probably we can design a amendment process. At present, it is not codified actually. So there can be a process to request a amendment in the forms, and that can also be divided and that can be worked upon. So that, if there is an amendment issue relating to certain figures or facts or some numbers, that can be addressed through that portal or that system. So I think, but by and large, our system is working well, and we would like that more and more people join it and take the Udyam registration, because it is going to help in their business growth. It is going to help them in long run. And for this purpose, we also have engaged common service facility centers, CSC, who are located in rural areas also, and to facilitate for registration. And already our system is going to be integrated with their system. So anybody can just walk into their centers. They charge very nominal fee. They charge about 30 rupees or odd fee for getting it done. And most of the people are aware in rural areas also about those centers, because they are registering death certificates or, birth certificates. They are issuing different type of services in rural areas. So most of the people are aware about their functioning.
they are approachable. So we have taken their help, and I hope that this process will be fast now, and more and more people will be able to join this process. We have also requested our MSME DIs, our development institutes, our general manager DIC to help in this Udyam registration process, so that nobody faces any challenge in registering themselves, and they should not go to any third party or service provider for these small things, because it is totally paperless. No data has to be filled up, detailed data, very simple process. And if it may take not more than 15 minutes in a simple case, and it is an easy process. So I earnestly, appeal to all the people to facilitate it, adoption, get it done quickly. It will help their business growth. It will also help in formalization of the business systems, and it will bring more transparency, and it will help the ministry and the other departments as well. So thank you very much for giving me this opportunity to speak with you and your team members and all the participants through this virtual mode. Thank you very much. सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने जितने ट्रांसपेरेंसी से हमारे जो डाउट्स थे उनको क्लियर किया, मैं आभारी हूं उसके लिए। और कुछ चीजें जो आपने सर कुछ आपने हमें एडवाइस दी और कुछ अपना बताया उसके बारे में बस मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जो आपने कहा कॉमन पोर्टल फॉर ऑल टाइप ऑफ लोन्स, ये मैं समझता हूं कि आपकी मदद से, बैंक्स की मदद से, हमारे DFS की मदद से ये एक रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप होगा और इससे बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आएगा। क्योंकि जितने भी MSMEs हैं उनकी समस्या ये होती है कि भाई अपना वो लोन एप्लीकेशन लेकर जाते हैं फिजिकल तौर पर बैंक मैनेजर, क्योंकि मैं सर खुद भी एक बैंक के बोर्ड पे रहा हूं, मैं जानता हूं कि जो बैंक मैनेजर हैं उनकी भी कई बार अपनी समस्याएं होती हैं। कभी उनके कोई ऑडिट चल रहा है, कभी उनके यहाँ कोई जो क्रेडिट ऑफिसर है वो नहीं है, कभी उनकी रिकवरी की प्रॉब्लम है, और कोविड में तो स्टाफ की और समस्या है। तो वो बेचारा जाता है, एक बार वो कह देते हैं अच्छा आज नहीं कल आना, आज तो मेरा क्रेडिट ऑफिसर नहीं है। अगली बार जब वो जाता है तो कहते हैं अच्छा आज ऑडिट चल रहा है तो अगली बार आप थोड़े 15 दिन बाद आना। तो 4-5 बार वो जाके उसको लगता है कि भैया इनको करना नहीं है, चाहे वो मैनेजर बहुत इंटरेस्टेड भी हो सर कई बार, लेकिन उनकी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम से हम समझते हैं कि भैया इनको करना कराना नहीं, ये तो हमें ऐसे चक्कर कटा रहे हैं। PSB लोन 59 मिनट जो है वो केवल जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है उनको ही सर्व कर पाता है। तो ये अगर एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो वहां पर मैं समझता हूँ कि टर्न अराउंड टाइम भी आप डिफाइन करेंगे बिल्कुल, और ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको लिंक भी जब आपने जैसे बताया कर देंगे, तो मैं समझता हूँ सर ये इसके लिए जितनी जल्दी ये हो सके ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से जो इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी में तो सर मैं ये कह सकता हूँ, आपने जो क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाई मैंने देखी हैं वो रिपोर्ट्स, मैं क्योंकि आपकी साइट को हमेशा विजिट करता रहता हूं नई नई चीज़ों को जानने के लिए, मैंने देखा है। मैं दोस्तों आपको भी बताना चाहता हूं कि वो जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं इतनी ट्रांसपेरेंट हैं, और वो जो डाटा है जिस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑनरेबल डॉक्टर श्री DK सिंह साहब की लीडरशिप में जिस तरह काम कर रहा है कि वो जो डाटा एनालिसिस है वो अब इतने अच्छे से कर सकते हैं। अब उनको पता है कि भाई कितनी यूनिट माइक्रो में है, कितनी स्मॉल में, कितनी मीडियम में, इसके अलावा किस किस सेक्टर में है, इसके अलावा वो यूनिट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन पर है। मतलब अगर आप भी देखिए उस जो क्वार्टरली डाटा है तो आपको लगेगा कि हाँ अब जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है वो अब हमारी मदद करने के लिए शायद पूरी तरह से तैयार है। सर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में एक रिक्वेस्ट है, कुछ दोस्तों की ये मतलब एक कंसर्न है कि 2 तरह के पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो गई सर। अब एक तो हो गई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, एक सर वो यूनिट जो मेक इन इंडिया में है, जो आपने बताया लोकल कंटेंट वाली जो बात है मेक इन इंडिया में, जहां उनका लोकल कंटेंट 50% से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है या और है। सर यहाँ कुछ एम्बिग्यूटी है, तो मैं इसके लिए आपको एक अलग से भी सर एक अपना एक नोट भेज दूंगा। लेकिन सर हो क्या रहा है कि जो MSCs हैं उनको मिलता है L1 + 15%, और ये जो मेक इन इंडिया है सर उसमें मिलता है L1 + 20%।
तो इससे ये हो रहा है कि सर जो एमएससी हैं उनको नुकसान होता है, और जो मेक इन इंडिया में हो सकता है जो लार्ज कंपनीज हैं उनको फायदा हो जाता है। और साथ में सर एक चीज और कि यहाँ एमएससी को तो हम कहते हैं कि भाई 25% आपके लिए रिजर्व है विद सब सेक्टर, जैसे आपने बताया कि वुमेन एंटरप्रेन्योर और SC ST के लिए वहां पर जो रिजर्वेशन है वो मेक इन इंडिया में वो 50% तक है सर। तो ये जो एम्बिग्यूटी है इसमें अगर हम सर कुछ करें तो शायद काफी अच्छा रहेगा सर। आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, और मैं सर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा विद प्राउड कि टाटा ग्रुप ने हमारे साथ एक MOU किया है सर, और मैं उनके लिए जो MSME से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्होंने वो एक वेबसाइट उन्होंने बनाई है, जहां पर मैं उसका लिंक आपको भेजूंगा सर जरूर, कि जहां जो MSME से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर वो आर्टिकल्स वहां पर पब्लिश कर रहे हैं। और वो जो MSMEs के जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए जो आर्टिकल सारे हैं, तो उन्होंने मुझसे और हमारे चैम्बर्स के साथ एग्रीमेंट किया है, वो आर्टिकल्स हम उनको लिख कर दे रहे हैं। मेरे पास आज ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात कर रहे थे कि हम ये जो MSMEs हैं वो जितने भी टेंडर्स निकलते हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हैं, क्योंकि सर क्या हम सारे अखबार पढ़ें, सारे अखबारों को देखें, निकालें, क्या करें, कैसे पता चले। तो आपने जो जैम का सर जिक्र किया, परहैप्स दैट इज आल्सो प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सर बस एक्सपोर्ट के लिए यही है कि आपने वैसे तो हमें बता दिया है, लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई असिस्टेड फाइलिंग कर लें या जो CSCs हैं उनके थ्रू कर लें। मैं सर समझता हूँ कि अगर आप साथ में जो चैम्बर्स हैं, हम हैं या और भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं जो MSME के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी अगर इस तरह से कोई ये जो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर का खास तौर से इस चीज के लिए विद द कंडीशन कि भाई वो कोई चार्ज ना करें। सर हमारी सिडबी से बात चल रही है जहां पर उन्होंने हमसे कहा है वो हमारे साथ खोलना चाह रहे हैं, ये फैसिलिटेशन सेंटर खोलना चाह रहे हैं। वहां हमने उनको यही कहा है कि देखिए हम अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए इन फैसिलिटेशन सेंटर पर कोई आएगा हमारे ऑफिस में, हम इसकी पब्लिसिटी भी करते हैं, तो हम उनसे कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे बिल्कुल। मतलब वहां हम उनसे ये कह रहे हैं कि हम ये 10 रुपए भी हम चार्ज नहीं करेंगे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको एडवाइस करेंगे और हम उनका रजिस्ट्रेशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आपने बताया कि भाई 15 मिनट में, तो मैं तो यही कहूंगा कि सर आप इतने अंबल हैं कि आपने 15 मिनट तक जितना बड़ा टाइम आपने बता दिया कि इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने में लगेगा। सर मैंने एक वीडियो पोस्ट की है अपने YouTube चैनल पर MSME हेल्पलाइन पर, मैंने खुद करके देखा है सर, 7 मिनट लगे हैं, 7 मिनट। और मैंने उसका फिर जो टाइटल है वो भी यही दिया है कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन बिना किसी पैसे के, बिना किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करे हुए 7 दिन में करा लीजिएगा, 7 मिनट में करा लीजिएगा। बट यू आर सो अम्बल सर, कल ये आपने कह दिया भाई 15 मिनट। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 15 मिनट इसलिए कह दिया कि गांव में बहुत बार कई बार बैंडविड्थ कम रहता है, स्लो इंटरनेट रहता है। तो एक मेरी बात हुई कि एक गांव में उन्होंने, हमने पूछा एक्चुअली आज दिस क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि सर ज्यादा टाइम नहीं लगता है सर, 10-15 मिनट में हो जाता है, इंटरनेट चला जाता है, लेकिन ये काम कर रहा है सर। तो मैं कुछ लोगों से बात करके फीडबैक लिया, तो मैंने कहा कि अगर रूरल एरिया को देखा जाए और उसका लिमिटेशंस देखा जाए तो है, लेकिन हाँ दिल्ली में आप कर सकते हैं सर, और जो एक्सपर्ट हैं वो तो मेरे को लगता है 5 मिनट में कर लेंगे। सर नहीं, पर ये सर आपका बड़प्पन है। सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज के जो ये वेबिनार है, मैं समझता हूँ कि आज आपका जो शेड्यूल है काफी बिजी है, उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया। सर जो हम टॉपिक आज यहाँ कवर कर रहे हैं सर इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में, बस मैं आपको वो और बताना चाहूंगा कि हम कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास पेन है तब, अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं विदाउट पेन, देन व्हाट इज द स्टेप। अगर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन को प्रिंट आउट करना चाहते हैं, इफ यू हैव missed your existing उद्यम registration and you want to get it print, तब कैसे करना है। if you want to update your उद्यम registration, then what is the procedure। if you have even forget your उद्यम registration number, then also you can retrieve it, the उद्यम registration, how to verify उद्यम registration, what are the silent feature of उद्यम registration, what are the benefits, though you have very well defined the benefits of udyam registration, the priority sector lending we are also going to discuss। and sir we are thankful to you and Shri Piyush Agrawal ji, who is here to reply each and every question of the participants, because we have numbers of questions
from these MSMEs related to this this Udyam registration. And I am quite confident, sir, that with your dedication, this 37 lakhs will definitely reach to 6 crore or so in near future. And all of these MSMEs will come into formal sector and will be able to get all the benefits which are meant for them, be it schemes from your ministry, from Reserve Bank of India, banking industry, or any of them, as you told, public procurement, trades, GEMS, whatever. So मेरी सर बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर, आज हमें यहाँ पर एड्रेस करने के लिए, और कि हमने अपनी प्रॉब्लम रखी उनका समाधान हमें देने के लिए। हमारे साथ हैं श्री पीयूष अग्रवाल जी, डिप्टी डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वेबिनार में। पीयूष जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी 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 सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। और दोस्तों, साथ में हमारे साथ हैं श्री पुगल्टी जी, आप हैं टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो सभी रजिस्ट्रेशन हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। और दोस्तों, एक और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, खास मेहमान हैं, श्री DK सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर। वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें एड्रेस करेंगे कुछ ही देर में। तो मैं बस यही कह सकता हूं कि ये जो कठिन दौर चल रहा है, जो हमारा जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और कोरोना काल है, उसमें सरकार का पूरा ध्यान है MSMEs के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी इंपॉर्टेंस कुछ खास इसलिए भी हो जाती है कि आपको जितने भी स्कीम्स हैं MSMEs के लिए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं दोस्तों जो MSMEs को अलग अलग तरह की सुविधाएं देते रहते हैं। आपको याद होगा, आपने देखा होगा, इसके लिए मैंने एक कुछ वीडियो भी बनाई है, जहां MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए होंगे और उन्होंने वहां देखा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल जुलाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने 26 जून को अनाउंस किया था इस उद्यम रजिस्ट्रेशन और MSME की नई डेफिनेशन के बारे में। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, जितने भी बैंक्स हैं, आप समझ लीजिए कि ये जो आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, जिसके लिए हमने आपको कह रखा है कि आप जरूरी आपको करनी है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और उसमें जो MSMEs हैं वो भी कवर होते हैं, उनके लिए कह दिया है कि आप केवल उन्हीं MSMEs को कंसीडर कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जिनके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस उद्यम रजिस्ट्रेशन का होना हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेने की क्या कोई कॉस्ट है। मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लेता मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आपसे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको देने के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या पैन और GST जरूरी हैं। अगर हमारे पास पैन है, GST है, तो हम अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। अगर हमारे पास पैन और रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब भी हम क्या करा सकते हैं। हमारा अगर जो रजिस्ट्रेशन है वो कहीं गुम हो गया है, हमें मिल नहीं रहा है, नंबर नहीं पता चल रहा है, हमारा प्रिंट आउट चला गया है, हम दोबारा उसको कैसे ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज हम जानेंगे इस उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे गुड आफ्टरनून एंड कह रहे हैं, तो आपको भी सभी को नमस्कार है बहुत बहुत। मैं दोस्तों बहुत समय अभी नहीं लूंगा, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूंगा और
मैं पीयूष जी के सामने कुछ क्वेश्चन आपके बिहाफ पर रखूंगा। कुछ मेरे दिल में भी, मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर, उनको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा पीयूष अग्रवाल जी से। और हम बात करेंगे फिर पुगल टी जी से, और फिर हम एड्रेस सुनेंगे द एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री डी.के. सिंह साहब से। मैं यहाँ पीयूष जी आपका और पुगल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से, और हमारे भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से। और मैं चाहूँगा कि सर, नाउ आई वांट टू गिव दिस स्टेज टू यू, और मैं चाहता हूँ कि आप एक हमें अपना इंट्रोडक्टरी आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर बहुत खास कि श्री पीयूष अग्रवाल जी का खास रोल है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को शुरू करने में। यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आया, जो नई डेफिनेशन आई, उसमें श्री पीयूष अग्रवाल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हर छोटी से छोटी चीज के लिए वो जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, मैं अपनी बात बता सकता हूं कि मैं उनसे गाइडेंस लेता रहता हूं, और वो भी इतनी सीरियसली हमें गाइड करते रहते हैं कि उनके दिल में हमेशा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ही रहता है। तो पीयूष जी, स्वागत है, और हम बेताब है आपको सुनने के लिए। मुकेश जी, आप अच्छे अच्छे पीसी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और जिसमें से ये भी एक है। और मैं यही बताना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को ये बताना चाहूंगा कि काफी हमने रिसर्च करके, काफी जो है एनालिसिस करके, और ये नोटिफिकेशन जो है 26 जून को हम लोग लेकर के आए। और हमने यही प्रयास किया इसमें कि जो पहले की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको सबको जो है इसमें जो है एक तरह से उस इश्यू को रेज किया जाए। यानी पहले बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे, कोई ये कहता था कि सब 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई ये पूछते थे कि प्लांट मशीनरी का कैलकुलेशन कैसे होगा, कोई कुछ क्लैरिफिकेशन पूछता था, कोई ये कहता था कि अगर मेरे नाम से ही 2 यूनिट है तो हमको दोनों को ही ये बेनिफिट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा एमएसएमई का। ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे मन में आई थी, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस जो है हमारे पास थे, जिसको जो है हमने इस पूरे नोटिफिकेशन में 26/6 का जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें हम लोग लेकर के आए। उसके बाद में भी कुछ जब कुछ इश्यू रेज हुए तो हमने कुछ क्लैरिफिकेशन जो है आरबीआई को भी दिए, और अपनी तरफ से भी एक हमने नोटिफिकेशन नहीं कहना चाहिए बट एक सर्कुलर हमने निकाला था, जो कि काफी चीजें क्लैरिफाई करता है उसके बाद की। ये है, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको किस डेट का है। उस तरह से करके हमने अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करी कि कहीं कोई भी चीज जो है हमारे से छूट ना जाए। तो ये जो है क्लैरिफिकेशन जो है फिर हम लोग लेकर के आए थे। ये 6 अगस्त का क्लैरिफिकेशन है, जिसमें हमने और बहुत सारी चीजें जो मतलब जो हमें लगा है, जो हमारे पास क्लैरिफिकेशन आए वो अनअटेंडेंट रह गए थे, उसको हमने इसमें क्लैरिफाई किया। ये सब सर्कुलर जो है ये हमारी वेबसाइट पर भी है और ये ओपनली अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि जो भी पहले के क्लैरिफिकेशन रह गए उन सबको जो है हम इसमें नोटिफिकेशन में लाएं, और उसके बाद में भी जो है 6 अगस्त के क्लैरिफिकेशन हमने उसको क्लैरिफाई किया है। तो हमारा जो पर्पस था ये दो मतलब क्राइटेरिया रखने का, वो यही था कि इसमें पहले क्या होता था कि केवल हमारा जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी था, तो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स जिनका टर्नओवर मतलब इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, 5 करोड़ से भी बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 95% जो है माइक्रो यूनिट्स ही है हमारे डेटाबेस के हिसाब से भी। तो बहुत सारी ऐसी यूनिट थी जो कि मतलब माइक्रो यूनिट ही बनी रहती थी, लेकिन टर्नओवर जो है 2-2 हजार करोड़ का टर्नओवर करती थी। तो हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स भी आई, जैसे डेल ने भी एक बार कंप्लेंट किया हमें कि साहब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कंप्यूटर में भी जो कि मतलब इतना इतना टर्नओवर करती हैं, और उनको जो है आपने माइक्रो माना हुआ है। तो जब हमने इस चीज को एनालिसिस किया, तो मैं एक इंस्पेक्शन में भी गया था एक यूनिट के पुदुचेरी में, तो हमने ये रियलाइज किया कि टर्नओवर 2-2 हजार करोड़ का है उनका, और वो भी माइक्रो में है। तो इस चीज को भी हमने देखते हुए जो है टर्नओवर क्राइटेरिया को फिक्स किया कि टर्नओवर क्राइटेरिया और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो भी मतलब उसमें से कम होगा उस हिसाब से यूनिट को क्लासिफाई किया जाएगा। तो टर्नओवर क्राइटेरिया लाने का यही पर्पस था कि कुछ हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी कि बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है और उनको आप माइक्रो कैसे मान सकते हैं।
तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए एनालिसिस करके हमने जो है इसको काफी विचार विमर्श के बाद लाए, और इसमें हमें काफी टाइम भी लगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ ए सडन हम लोग ले आए, 6 महीने तक हम लोग जो है इस पे लगे हुए थे, और अल्टीमेटली फिर हमने 1 जून और उसके बाद में 26 को ये नोटिफिकेशन रिवाइज करके हमने इशू किया। तो इसमें हमने ये क्लैरिफाई कर दिया कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी में जो भी आपका क्राइटेरिया फॉल करता है कम में, वो जो है इसमें क्लासिफाई होगा। और इसमें हमने ये भी बताया था कि एक्सपोर्ट जो टर्नओवर वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से जो है ये नोटिफिकेशन आ गया है, और हमने इसमें टाइम भी दिया। ऐसा नहीं है कि हमने नोटिफिकेशन इशू करते ही बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन कर दो। हमने इसकी डेट जो है 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड किया कि जो अभी तक यूएम जिनके पास अभी है वो वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन हमने नोटिफिकेशन ले आया और अगले से सबके नोटिफिकेशन, सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए। हमने एक जो 8 महीने का जो टाइम दिया है उसमें वो इसीलिए दिया ताकि सभी जो है अपने उद्यम यूएम को जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो एक सफिशिएंट टाइम भी हमने दिया। इसके बाद में भी प्रॉब्लम आई कि बहुत सारे यूनिट्स ये कहने लगे कि सर हम लोग तो मतलब माइक्रो यूनिट हैं, हमारा तो टर्नओवर भी बहुत कम है, हमें जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है या नहीं हो हमें ज़रूरत है, तो उस केस में हम क्यों रजिस्ट्रेशन करें जीएसटी में, कि रजिस्ट्रेशन देते ही हमें जो है उसका टैक्स चालू हो जाएगा जीएसटी। तो हमने फिर उस प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड किया, और फिर 5 मार्च को हमने एक और नोटिफिकेशन लेके आए जिसमें हमने ये कह दिया कि जिसके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी एक्ट के हिसाब से उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो वो भी जो है यूनिट जो है पैन नंबर के बेस पर रजिस्ट्रेशन कर सकती है। यानी जीएसटी कंपलसरी तो था उस समय तक, लेकिन जो उन यूनिट्स के लिए कंपलसरी नहीं किया है जिनको जीएसटी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो हमने लगातार इसमें जो है सुधार करने की कोशिश करी है इस नोटिफिकेशन में जो हमने इशू किया था, और अभी भी हम लोग जो है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद मुकेश जी, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन और फर्दर चाहिए तो मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक नहीं बहुत सारे क्लैरिफिकेशन हम लेंगे आपसे, क्योंकि एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आ गया। मैं अभी एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपसे इस टाइम। श्रेयांश जैन जी पूछ रहे हैं कि आर एक्सपोर्टर्स हु डू जॉब वर्क ऑन फैब्रिक एंड देन एक्सपोर्ट द फाइनल प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हमने मान लो मेरा कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं है मेरे पास, और मैं जॉब वर्क पर एक काम करवाता हूँ, तो मैंने कोई फैब्रिक ले लिया और फैब्रिक परचेज करके मैंने दे दिया कुछ ही को जॉब वर्क में, शायद इनका क्वेश्चन ये है। डिजाइन दिया उनको, उसके हिसाब से बनवा लिया और बनवाने के बाद उसको एक्सपोर्ट कर दिया। या मैं कहूँ कि अगर डोमेस्टिक में भी बेच लिया, तो क्या हम ये एमएसएमई का जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है क्या इसको हम ले सकते हैं? सर आपकी ऐसे आवाज। एंटरप्राइजेस, जी ऐसे एंटरप्राइजेस जो है सर्विस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास में एक सफिशिएंट कॉज होना चाहिए कि वो जॉब वर्क ऐसा नहीं है कि मतलब बाहरी बाहर कराते हैं, जैसे मर्चेंट एक माल जो है कहीं से परचेज कर लिया और फिर किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे ने जो है तीसरे को पैकिंग के लिए दे दिया, फिर वहीं से डिस्पैच हो गया। मतलब एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस आप जो है सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को और आपकी फैक्ट्री में कुछ नहीं हो रहा है या आपकी यूनिट में कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू एडिशन आपके लेवल पे होना चाहिए, आपकी जहाँ प्रेमाइसेस है वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि आपने जो है जस्ट ये नहीं है कि एक एजेंट की तरह से काम किया है कि आपने माल वहां से उठाया दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, वहां से पैक होकर डिस्पैच हो गया। अगर वो जो चीज एस्टेब्लिश हो जाती है कि आपने जो है एक अपनी यूनिट के लिए वो सब काम किए हैं, आपने माल खरीदा है, उसको अपनी फैक्ट्री में मंगाया, फिर जो है आपने उसको जॉब वर्क कराया, फिर उसके बाद पैकिंग, आप जब तक अपने यहाँ कुछ उसको वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक वो यूनिट नहीं मानी जाती है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है जब केसेस वगैरह आगे आते हैं तो उस चीज को जॉब वर्क नहीं मानती हैं जो आपने अपनी फैक्ट्री में नहीं किया है, यानी वैल्यू एडिशन कुछ नहीं किया है। तो कई बार एमएससीएफसीज जो होती हैं, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो अपने लेवल पे भी इसको मतलब डिसाइड करती हैं कि ये जॉब वर्क माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो मेरा कहने का पर्पस यही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए वैल्यू एडिशन जिसको आप एस्टेब्लिश कर सकें कि सर ये हमने अपनी फैक्ट्री में ही किया है, और कुछ हमने पार्ट बाहर भेजा है, कुछ मतलब वैल्यू एडिशन बाहर से भी किया है और कुछ हमने अपनी फैक्ट्री में
सर वैसे तो मैं एक दोस्तों आपको एक प्रेजेंटेशन के द्वारा भी कुछ आपके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, बट क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें पीयूष जी से समझने के लिए, तो आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, इससे पहले कि मैं एक प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करूं, मैं भी समझना चाह रहा हूं पीयूष अग्रवाल जी से। तो आप पूछ रहे हैं कि जगजीत सिंह जी ने पूछा है सर कि ये सर विदाउट पैन कार्ड हम कैसे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसको तो आपने अपनी स्लाइड में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसको स्लाइड में ही दिखा दें, तो ओके। उसमें इन लोग को थोड़ा सा बेनिफिट भी रहेगा और किस तरह से हो सकता है। तो ठीक है जगजीत जी, और मेरे जितने भी और यहाँ पर दोस्त हमारे साथ हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा यहाँ आज कि आपके पास पेन है तो कैसे, नहीं है तो कैसे आप अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब आज की ये जो वेबिनार खत्म होगी, अगर आपके पास अभी उद्यम आपका नहीं है तो उसके 7 मिनट के अंदर, जी हाँ मैंने एक वीडियो बनाई थी एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर, उसको पोस्ट भी किया था कि 7 मिनट में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लें। तो ये आज की वेबिनार खत्म होने के 10 मिनट बाद आप सबके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सर ये पूछ रहे हैं हेमंत लूथरा जी कि इफ सपोज एनीवन गेट रजिस्ट्रेशन थ्रू असिस्टेड फाइलिंग एंड डू नॉट हैव मोबाइल और ईमेल और ओटीपी, how to proceed for migration, there is no option for change of mobile numbers email id without login, please advise। मतलब सर मैं भूल गया या मैंने किसी को कहा कि भाई तुम ये कर दो मेरा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, उन्होंने अपना नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के कर दिया है रजिस्ट्रेशन, या ये जो असिस्टेड प्रोसीजर के थ्रू हमने करा लिया अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, अब हमारे पास ना हमारे पास ईमेल आईडी है, ना मोबाइल नंबर है, हमारे पास ओटीपी नहीं आ रहा है, तो हम अपना ये जो कोई माइग्रेशन कैसे करेंगे, और माइग्रेशन के अलावा हम कोई अगर मॉडिफिकेशन भी करना चाहें तो वो भी कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए ऐसा है कि कोई ना कोई चीज तो आपके पास होनी चाहिए, या तो मोबाइल हो या फिर कम से कम ईमेल आईडी हो। और इसमें जो है ना एनआईसी जो हमारा जो वेबसाइट मेंटेन करता है, उनके पास आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर हो जाता है और वो लोग इस बारे में हेल्प करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ जरूरी है, मतलब आप ये कहते हैं कि सब कुछ जो है आपके पास नहीं है, फिर तो कोई भी रजिस्ट्रेशन कर लेगा फिर तो आपके बिहाफ पे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कम से कम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई एक चीज आपके पास में हो, जिसके बेस पे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मेरे पास ये है। और एनआईसी जो सेल है हमारा, जो हमारे हेडक्वार्टर में बैठता है निर्माण भवन में, उनकी हेल्प लेकर के आप जो है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमने दिए हैं मॉडिफाई करने के लिए, उसमें हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें डिटेल भी अवेलेबल है हाउ टू मॉडिफाई। और आपकी वेबसाइट, आपकी जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है शायद उसमें भी ये अवेलेबल है मॉडिफाई किस तरह से करते हैं। तो मेरे ख्याल में जी अगर आप प्रेजेंटेशन कर देंगे तो इसमें ये सारी क्लैरिफिकेशन उनको मिल जाएंगे। जी सर, जी सर, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर दूंगा, पर मैं ये मोह सर छोड़ नहीं पा रहा हूँ कि आपसे कुछ हम सुन ले थोड़ा। सर देखिए मैं आपको दोस्तों बताऊं कि अगर ये बिल्कुल इतना ओपन कर दिया जाए जहां पर ये कहा जाए कि भाई अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चेंज करने के लिए पुराने किसी मेल आईडी या मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, तब तो दोस्तों क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे अपना उद्यम का और उसको चेंज मैं कर दूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो तो फिर क्या करेंगे, हम अपने नए मोबाइल नंबर से, नए ईमेल आईडी से मैं किसी का भी रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकता हूं, अगर हमें ये फैसिलिटी मिल जाए कि पुराना जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था उस समय का जो मोबाइल नंबर था या ईमेल आईडी था वहां पर कोई जो ओटीपी है वो नहीं आएगा, तो फिर तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप हमसे कह रहे हैं कि स्टेप एंड रजिस्ट्रेशन कैसे ये किया जाए। तो बिल्कुल दोस्तों, ये आज का जो हम अभी बस कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप कैसे अपने बिजनेस का ये उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि यतीश भी कह रहे हैं कि डू वी नीड टू रजिस्टर फॉर रिटेल ट्रेडिंग, अगर है तो उसके लिए भी क्या हमें ये जरूरत है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। रिटेल ट्रेडिंग, हमारे रिटेल ट्रेडिंग देखिए हमारे, हाँ मुकेश जी, ये हाँ सर, रिटेल हाँ ट्रेडिंग
हाँ, ये रिटेल ट्रेडिंग जो है हमारे मैंडेट में नहीं आता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डीपीआईआईटी जो है उसके अंडर में जो है रिटेल और होलसेल ट्रेड आते हैं। हमारे यहाँ क्लैरिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में या एक ओएम में, जो कि 27 जून का है, 2017 का है। उसमें हमने क्लैरिफाई किया है कि होलसेल और रिटेल ट्रेड किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ नहीं मैंडेट में आते हैं, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। अगर किसी ने गलत रजिस्ट्रेशन ले लिया है कुछ पर्टिकुलर्स वगैरह डाल करके, कुछ सर्विस एंटरप्राइज दिखा करके, तो वो बाद में जो है उनका वो एक तरह से कैंसिल ही माना जाएगा और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता। केवल हमारे परव्यू में जो आते हैं अभी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेज ही आते हैं। वो हमने अपने 27 जून का जो हमारा ओएम है उसमें क्लैरिफाई किया हुआ है। जी सर। तो सर अगर आप अब आदेश दें तो मैं एक ये छोटे से प्रेजेंटेशन के द्वारा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कैसे हम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा। तो दोस्तों ये आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जो पॉइंट्स हैं वो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास पेन है, हम उसके द्वारा अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। अगर हमारे पास पेन अपना नहीं है तब क्या प्रोसीजर है। अगर हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने एक बार प्रिंट कर लिया, वो कहीं मिसप्लेस हो गया, तो फिर हम दोबारा अगर उसको प्रिंट करना चाहें तो कैसे हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। हम अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में कोई अपडेट करना चाहते हैं या हमने अपना बिजनेस बंद कर दिया है तो या कहीं हम डाइवर्सिफाई कर गए हैं, कुछ हम और कुछ काम कर रहे हैं, तो अब हम अपने उद्योग रजिस्ट्रेशन जो उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाता है उसको कैंसिल ही करना चाहते हैं तो क्या तरीका है। अगर हम अपने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो उसका नंबर ही खो गया हमसे, तब हम क्या कर सकते हैं। हम अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो डिटेल हैं वो ठीक है या नहीं है, तो हम उसके लिए हमें क्या करना होगा और इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं, यानी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कोई फीस है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये उद्योग रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे हमारी मदद कर रहा है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में तो बात यह है कि हम बात करेंगे आज, समझेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप यहाँ पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवाल हैं उनके हम जवाब दें यहाँ आज। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपको इनमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा और काफ़ी आपकी जो समस्याएं हैं वो शायद इन जो टॉपिक्स हैं इनसे वो अपने आप ही, जब ये प्रेजेंटेशन में दूंगा तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हों जो इन प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बिना सवाल पूछे ही आपको उनका आंसर मिल सकता है। मैं खास तौर से अब वैसे तो मैं इसको रखूंगा जो हमारे एएस एंड डीसी साहब आएंगे अभी एज ए चीफ गेस्ट, उनके सामने भी, बट मैं आपको बताऊं मैंने आपके दिल की आवाज़ जो है दोस्तों सुन ली है और वो मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम है इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में वो क्या क्या प्रॉब्लम है जो मुझे समझ आई है, जो मैंने देखी है, जो मेरी अपने दोस्तों से बात हुई है, जो अपने एमएसएमई भाई बहनों से मैंने डिस्कस किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम मुझे समझ आती है वो क्या है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि जब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब तुरंत हमें रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आता। और मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने यहाँ तक बताया है कि क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तभी माना जाएगा अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो जब वो जाते हैं बैंक में और बताते हैं कि आप मेरा लोन प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई कीजिएगा और मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम कीजिएगा, मेरे से सिक्योरिटी भी मत मांगिएगा, तो बैंक उनसे कह रहा है कि आप वो लाओ जो सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी दिखाओ मुझे। वो सर्टिफिकेट नहीं होते, वो कहते हैं कि भैया अभी सर्टिफिकेट तो नहीं है, नंबर है
तो बैंक उनकी सुन नहीं रहे हैं शायद। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये है पहली बेसिक, कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इमीडिएटली जैसे ही हम इसको कंप्लीट नहीं कर देते हैं तो इमीडिएटली नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है, काफ़ी एक्सपोर्टर्स को आ रही है, वो ये बताते हैं मुझे कि जो उनकी एक्सपोर्ट टर्नओवर है वो शायद ठीक तरह से फैच नहीं कर पा रहा है ये जो पोर्टल है। और देखिए जो एमएसएमई है उनमें एक्सपोर्ट भी होती है, डीम्ड एक्सपोर्ट भी होती है, और एक दो केसेस कुछ मेरे पास ऐसी भी कंप्लेंट आई जहां उन्होंने कहा कि हमारी अगर 170 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें से 160 करोड़ की तो हमारी एक्सपोर्ट टर्नओवर है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो सर्कुलर हैं उनके द्वारा ये बता दिया गया है कि देखिए आपकी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इस टर्नओवर के जो क्राइटेरिया है उसमें कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन वहाँ उनकी तो वैसे तो उनकी टर्नओवर बची कुल 10 करोड़ रुपए और वो एक डिफरेंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब उनकी एक्सपोर्ट टर्नओवर ठीक तरह से फैच नहीं हो पा रही है तो वो पता चलता है कि वो पहुंच जाते हैं एक और ऊपर की कैटेगरी में, और उनको जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको नहीं मिल पाते। एक और काफी बड़ी समस्या ये है कि जो इनिशियल लॉगिन है वो आधार नंबर से, यानी अगर आप प्रोपरेटरशिप में हैं तो प्रोपरेटर का आधार, पार्टनरशिप है तो किसी पार्टनर का, कंपनी है तो किसी डायरेक्टर का, या ट्रस्ट सोसाइटी है तो आप किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनके आधार को यूज कर यहाँ अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें समस्या जो है वो ये है कि अगर मैं और एक और मेरे दोस्त, सपोज हम ये दोनों अपनी अलग अलग यूनिट एक चला रहे हैं, हमने दोनों अपना अलग अलग उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब हम जब एक तीसरी एक हम कंपनी बनाना चाहते हैं या फर्म बनाना चाहते हैं, जो एक प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है या फर्म भी हो सकती है, और वहाँ उसका जब हम ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, और दोनों क्योंकि जो उसके पार्टनर या डायरेक्टर हैं वो पहले ही अपनी अपनी एक यूनिट चला रहे हैं और उन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो उस कंपनी का या फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटायर हो गए किसी कंपनी में, कोई डायरेक्टर हैं या कोई पार्टनर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनके जो आधार है उससे हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जब हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे एक जो अभी समस्या आई थी वो भी शायद कुछ ऐसा ही होगा कि हो सकता है उनके किसी एम्प्लॉय ने अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, अब उनसे उनका संपर्क ना हो, वो उनसे ढूंढ ना पा रहे हैं उनको, उनको पता नहीं चल पा रहा हो कि उन्होंने क्या कोई अपना पर्सनल ईमेल आईडी, अपना पर्सनल आधार डाला है, क्योंकि तो उसका उनका पर्सनल मोबाइल लिंक हो गया है। तो वहां पर आप कोई मॉडिफिकेशन या कोई भी और चेंज या कैंसिलेशन या उसका प्रिंट आउट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ओटीपी लिंक्ड है। आपके पास मेल आनी चाहिए और आपके जो आधार से लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक भी ओटीपी आएगा, वो आपको चाहिए होता है। कोई और भी बहुत दुखदाई खबर भी हो सकती है, यानी कोई डायरेक्टर की कोई डेथ हो जाती है, वो कहीं बाहर चले जाते हैं, मे बी आउट ऑफ कंट्री चले गए, या उन्होंने अपना फ़ोन बदल लिया और या कोई उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ भी कैसे ये हम कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ से तभी जाऊँगा दोस्तों जब आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलिए अब बाकी के क्वेश्चन है छोड़ देते हैं उनको। हम आपके सभी सवालों का जवाब, जैसे आपने पूछा डॉक्टर मनीष उन्नीथन जी ने कि वांट टू रेज माय इश्यू ऑन इमरजेंसी क्रेडिट लाइन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ माय लोन अकाउंट, आई एम ए रजिस्टर्ड एमएसएमई। बिल्कुल आप मनीष जी, आप चाहें तो मुझे अपना मोबाइल नंबर भी भेज सकते हैं, क्योंकि मुझे इसके लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखने की ज़रूरत होगी, आपकी बैलेंस शीट और आपके एग्जिस्टिंग सैंक्शन लेटर, ये खास क्योंकि अगर आपकी रिक्वेस्ट है जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर एक मेल आईडी भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ, मैं खुद उसको देखता हूँ, info@indiansmtemper.com। आप यहाँ भी मुझे मेल कर सकते हैं और
बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you. तो एक बार Thank you. तालियों से सर एक बार हाँ. सर thank So you. I Thank you. may be permitted to leave. Thank you. Sir, because I was told that at 4 o'clock you Yeah, have yes. different meeting. Still we have Yes. taken 10 minutes more from you, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. तो दोस्तों आप थे श्री DK सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारे साथ यहाँ बने हैं श्री पुगल टी जी और श्री पीयूष अग्रवाल जी। सर पीयूष सर, अगर आप परमिट करें, सो कैन आई गिव ए स्मॉल प्रेजेंटेशन नाउ? ठीक सर। So thank you for your permission, sir. Thank you for your permission. And so these problems perhaps we have already discussed, friend. और उसके बावजूद भी आपकी जो भी समस्याएं हैं, मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ और प्रैक्टिकल समस्या होंगी, आप प्लीज हमें बताइए और मेल कीजिए। मैंने मेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी है, info@msmehelpline.com या info@indiansmechamber.com। आप भेजिए हमें और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको पेन के साथ, अगर आपके पास पेन है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है उद्यम का, तो क्या तरीका है। और मैं दोस्तों ये और बता दूं आपको कि इस प्रेजेंटेशन में श्री पीयूष अग्रवाल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने कुछ एक रफ बनाई तो थी, एक ड्राफ्ट हमने पीपीटी बनाई तो थी, लेकिन उसको जो फाइनल करने में पीयूष जी ने हमारी दिन रात मेहनत की है। मैं सर बहुत बहुत आभारी हूं सर उसका, कि आपने एक एक लाइन पढ़कर और जो मुझे बताया है इसके बारे में, ये उसी की वजह से दोस्तों मैं यहाँ ये आपको आज बता पाऊंगा। हम आपके सवालों का जरूर जवाब देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास इफ यू ऑलरेडी हैव द पेन नंबर, तब आपको एक ऐसा स्क्रीन आएगा जब व्हेन यू विल स्टार्ट योर उद्यम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है और उसको आपको वैलिडेट करना है। आपको अपना नाम लिखना है दोस्तों, यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये आपका आधार है। सबसे पहले ये वैलिडेशन होगा। तो आपको यहाँ पर अपना किसी भी, जैसे बताया प्रोपराइटर हैं तो अपना, पीयूष सर अगर मैं कहीं कुछ गलत बोलूं तो आप प्लीज मुझे बीच में ठीक कर दीजिएगा सर। नहीं, बिल्कुल तो आपने ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर आप प्रोपराइटर हैं तो आप अपना आधार डालिए, पार्टनर हैं तो किसी भी पार्टनर का, डायरेक्टर कोई भी कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी हैं या फिर आप HUF हैं, कोई आप ट्रस्ट हैं, सोसाइटी हैं, तो आप किसी को ऑथराइज भी कर सकते हैं अपने बिजनेस में से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, कि वो अपना आधार नंबर डालकर ये वैलिडेशन कर लें। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपका अपना जो आधार नंबर है उसको कंप्लीट करना है दोस्तों। उसके बाद अब आपके पास क्योंकि पेन है, आप कह रहे हैं मेरे पास पेन है, मैं तो पेन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो ये आपको विंडो यहाँ दिखाई देगी। जब आप जाएंगे पेन के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना बता देना है कि भाई आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई डू यू हैव पेन, तो आप तो कह ही रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पेन है, तो यस को ही वहाँ पर क्लिक करना है और अपना पेन नंबर आपको डाल देना है। जब आप यहाँ पर अपना पेन नंबर डाल देंगे तो वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा ये और बता दीजिए कि आपने पिछले साल की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और ये जो GST है वो आपने भर दिया है या नहीं है। तो हाँ, ये आपका जो पेन नंबर है, ये जो पोर्टल है उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये आपका पेन नंबर भी वेरीफाई कर लेगा और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा दोस्तों। मतलब ये आपको साथ साथ बीच बीच में बताता भी रहता है। ये एक ऐसा पोर्टल है, ये आपको बता देगा कि आपका पेन अगर आपने गलत डालेंगे वो कहेगा कि भैया गड़बड़ है मामला, ये पेन नहीं है। और अगर आपने अपना सही पेन डाल दिया तो वो कह देगा कि यस, आपका पेन जो है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से, और ये आपका वेरीफाई हो गया है, आपका पेन नंबर भी। जब आप ये कर लेंगे तब अब आपसे पूछ रहा है कि अच्छा आप बताइए कि आपके बिजनेस का क्या नाम है भैया, ये तो अब आप बता दीजिए। तो आप अपना बिजनेस का नाम आप बता दीजिए, आपके जो पैन कार्ड पर है वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि आप पेन से इसको लिंक कर रहे हैं।
और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो आप यहाँ डालना चाहें। यहाँ आप अपना कोई और भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। ये आपके बिजनेस का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वहाँ आपने लॉगिन करते हुए जो कहा था। फिर उसके बाद आपको कैटेगरी आपने डिसाइड करनी है कि भाई आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, और यहाँ डिटेल दी है कि अगर आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो कितने % है, तब आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो उसके दोस्तों उसके बाद अब आपको अपना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई आप ये जो बिजनेस है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है क्या, आपके पास यूनिट जो है वो कहाँ कहाँ पर हैं, आप बता सकते हैं। इसमें यहाँ पर ऐड मोर का जो ऑप्शन है वो भी है, जैसे पीयूष जी ने अपने शुरू में बताया था कि अब आप एक कंपनी, एक फर्म, एक एंटरप्राइज में एक ही आप अपना ये उद्यम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2, 4, 5, 10 अलग अलग आपने फैक्ट्री लगा रखी हैं, सर्विस सेक्टर के ऑफिस हैं, तो आप उन सबको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आप लोकेशन बताइए कि आपका जो प्लांट हैं, जो यूनिट्स हैं, वो उसकी लोकेशन क्या है। आपका ऑफिशियल एड्रेस कुछ अलग हो सकता है, यानी आपका ऑफिस अलग हो सकता है और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अलग हो सकती है, वो बता दीजिए। अगर इसके पास इससे पहले आपके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम था या ईएम पार्ट 2 था, उसका बता दीजिए कि अगर वो था तो उसकी क्या डिटेल है। आपका बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, आपने बिजनेस एक्चुअल में कमेंस कर लिया है या नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। एक तो इनकॉर्पोरेशन हुआ यानी फर्म आपने बना ली, कंपनी बना ली, लेकिन क्या एक्चुअल बिजनेस भी आपने शुरू कर दिया है, तो आप डेट ऑफ कमेंसमेंट भी यहाँ पर बता दीजिए और बैंक डिटेल भी दे दीजिए। यकीन कीजिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो आपके बैंक से कोई पैसा लेने नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ आप अपने बैंक का डिटेल भी दे दीजिएगा, उनका आईएफसी कोड नंबर वगैरह। दोस्तों उसके बाद जो मेजर एक्टिविटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे डीसी साहब भी बता रहे थे और पीयूष सर ने भी बताया आपको कि ये जो एनआईसी है, यानी ये नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर आपको 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट में सेलेक्ट करना है। इनको बहुत ध्यान से आपको करना है। इसके बारे में हम कभी अलग से बात भी कर सकते हैं और आप मुझे मेल के द्वारा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एनआईसी आपको ठीक से सेलेक्ट करनी है। और यहाँ भी आप ऐड मोर कर सकते हैं, यानी आप जितनी एक्टिविटी चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप 3-4 तरह के प्रोडक्ट बनाते हो तो आप वो, या 3-4 तरह की सर्विस देते हो, तो वो आप सभी आप इस अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अपना जो नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड हैं, वो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर्स कुछ हैं तो वो कितने हैं, उनकी डिटेल ये दे दीजिएगा, टोटल वो खुद कर लेगा। और जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो भी बता दीजिएगा। वैसे आप यहाँ पैन अपना दे देंगे, क्योंकि तो आपका जो टर्नओवर है वो अपने आप से आ जाएगी, और ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की जो डिटेल है ये भी अपने से फैच कर लेंगी। और जैसे डीसी साहब बता रहे थे कि क्योंकि इनको ये सब इंफॉर्मेशन फैच करनी होती है अलग अलग मिनिस्ट्री की साइट से, तो इसलिए थोड़ा समय कई बार लग जाता है। लीजिए दोस्तों, आपने इतनी जो मेहनत की, तो अब आपको वो कि किस डीआईसी में, यानी किस सेंटर में आपके जो लोकेशन का जो आप एड्रेस भरा वो, क्योंकि आप ध्यान से भरिएगा, आपको उसी डीआईसी में आपको टैग कर दिया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर वो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आप इस डीआईसी के अंतर्गत आपका ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका फायदा ये होगा, कई बार जब आप जैसे डिलेड पेमेंट की बात करते हैं, तब आप MSCFC में जाते हैं, तो जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जिस डीआईसी में आप टैग होंगे, उसी MSCFC में आपको जाना होगा और वहीं आपका केस आगे चलेगा। आप एक सबमिट कर दीजिएगा डिक्लेरेशन कि भैया सब जो मैंने बताया है सब ठीक ठाक बताया है, डॉक्यूमेंट आपको कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब मैंने बिल्कुल अपनी जानकारी के हिसाब से ठीक दी है। सबमिट कर दीजिएगा और आपको एक फाइनल OTP आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए, जब आपके पास एक फाइनल OTP आ गया, आपने उसको वेरीफाई कर दिया, तो लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है। दोस्तों अगर आप विदाउट पेन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बाकी चीज़ें मैं उतनी डिटेल में नहीं कवर करूंगा, क्योंकि वहाँ आपको जो टर्नओवर वगैरह थी वो आपकी ऑटोमेटिक फैच कर रहे थे। यहाँ अगर आपके पास पेन नहीं है तो डिपार्टमेंट कहाँ से लेगा इनकम टैक्स में, अगर हमारा अभी तक हमने रिटर्न फाइल नहीं की है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो वही हैं,
लेकिन बस जब आपके पास पेन नहीं है तो आपको ये जो अपनी टर्नओवर की प्लांट एंड मशीनरी की ये जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन में भरनी होगी। और ये ध्यान रखिए कि ये जो डिटेल आप दें वो प्लीज़ अच्छे से देख के दें। ऐसा ना हो कि लाख की जगह करोड़ हो जाए या और कुछ गलती हो जाए। तो जो भी आपकी जो टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, वो आप यहाँ पर अच्छे से देख कर यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन तो आपको देना ही होगा कि भैया मैंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ भरी है वो ठीक है, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, कुछ मैंने गलत भरा होगा तो आई विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो देख के अच्छे से भरिएगा, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अब आपको दोस्तों हो सकता है कि आपका जो उद्यम है वो उसका प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको पहले दिखाया आपको मिल गया, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका वहां प्रिंट आउट लेकर रखिएगा, उसको कहीं नोट करके रखिएगा कि भाई आपका क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप यहाँ पर प्रिंट आउट के लिए आप जाइएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in की साइट पर, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन। वहां पर आप अपना ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि ओटीपी आप कहाँ चाहते हैं। अब आप ईमेल पर चाहते हैं या ओटीपी अपना मोबाइल पर चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पास देखिए एक ओटीपी आ गया है आपके मोबाइल या ईमेल पर, जहां भी आपने सेलेक्ट किया उसको यहाँ डालिए और उसको वैलिडेट कर दीजिएगा। तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई आपने एक बार देख लो कि ये जो आपकी डिटेल है ये ठीक है ना, जो आपने शुरू में भरी थी वो अब आपकी डिटेल ठीक है, आप इसमें कुछ चेंज वेंज तो नहीं करना चाहते हैं। और ये लीजिए आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास आ जाएगा आपके स्क्रीन पर, और आप इसको यहाँ से कमांड दीजिए प्रिंट की और प्रिंट कर लीजिएगा। दोस्तों आप कोई अपडेशन करना चाहते हैं तो आप अपडेशन भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं, कोई साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, लेकिन सर मेरी आवाज आ पा रही है ठीक? मुझे आप जी आ रही है आवाज? ओके Yes, ओके, sir. तो हो It is सकता है, clear. It is clear. ओके सर, ओके सर, तो हो सकता है कहीं दोस्तों आपका कहीं नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि मंदार जी भी कह रहे हैं कि ठीक आ पा रही है, और पुगल जी और पीयूष जी ने भी कंफर्म कर दिया। तो अगर आपको अपडेशन करना है अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में, तो वहां पर फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in की साइट पर जाइए। वहां पर आप अपने इस उद्योग रजिस्ट्रेशन जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में आप बता दीजिए कहाँ ओटीपी चाहते हैं। आपके पास ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को वैलिडेट कर दीजिएगा। अब आपके पास दोस्तों ये डिटेल आ जाएंगी कि भैया ये डिटेल है, बताइए आप यहाँ कहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। तो आप जहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, और जो आपका उद्यम है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर कैंसिलेशन का भी ऑप्शन है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी दूसरे बिजनेस में चले गए हैं, आप ये बिजनेस किसी वजह से एग्जिट कर रहे हैं या कोई और भी रीजन है, तो यहाँ आप उन पे उस रीजन भी बता दीजिएगा कि भाई आप क्यों ये कैंसिल करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट चाहता है कि भाई आप आए हमारे साथ, आपने रजिस्ट्रेशन किया, क्या गुस्ताखी हो गई, क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ रीजन भी यहाँ पर रखे हैं, आप ड्रॉप डाउन में जाकर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहते हैं तो मैसेज भी उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, आप मैसेज भी लिख सकते हैं। और वो आपको कह देंगे कि लीजिए भाई साहब, अब उद्यम कैंसिलेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल गेट ए नोटिफिकेशन आफ्टर उद्यम कैंसिलेशन। तो हो सकता है कि वो 2-3 दिन इसमें लगा लें, चेक कर लें आपकी सारी डिटेल जो आपने रीजन बताया है और क्यों आप छोड़ना चाहते हैं, और आपके उद्यम को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि भैया मेरा तो आपने कह सकते हैं कि मुकेश जी आप शुरू से बता रहे हैं प्रिंट आउट चाहिए, अपडेशन चाहिए, तो भैया नंबर डाल दीजिए पहले। अब मैंने फोन वोन में अपना स्क्रीनशॉट तो लिया था, लेकिन वो स्क्रीन गड़बड़ हो गई या फोन ही चोरी हो गया या कुछ और समस्या हो गई, वो फोटो नहीं मिल पा रहा, डिलीट कर दिया मैंने या बच्चों ने। अब क्या करें, नंबर कहाँ से लाएं? तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसका भी समाधान है। तो आप जो अपना उद्योग का नंबर अगर जानना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओटीपी के द्वारा
आप अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर भी जान सकते हैं। वहां पर भी ऑप्शन है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in की साइट पर आप जाइए। वहां पर आप ये अपना बताइए कि आप जो उद्योग आधार मेमोरेंडम से अपना डिटेल जानना चाहते हैं, सॉरी उद्यम रजिस्ट्रेशन से, या आप अपने आधार मेमोरेंडम से, आधार नंबर से आप देखना चाहते हैं, और वहां पर जाकर भी आप अपना जो नंबर है वो अपना ले सकते हैं, मिल सकता है। आपको कुछ और वेरीफाई करना है तो वो भी आप यहाँ अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको डालकर कर सकते हैं। जो सेलेंट फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये मैं आपको वेबसाइट दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ध्यान से कि आप उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसी साइट पर जाइए, क्योंकि यहीं पर आपको ये फ्री में मिलेगा दोस्तों, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, और ये फुल्ली डिजिटलाइज्ड है, जैसे डीसी साहब ने बताया था, पेपरलेस है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, पैन का भी हमें कोई डॉक्यूमेंट पैन अपलोड नहीं करना होता, पैन का भी नंबर देना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू कर दिया जाता है, कहीं आपको कोरियर का इंतजार नहीं करना, कहीं आपको ये किसी ऑफिस में जाना नहीं, चक्कर नहीं काटने, कलेक्ट करने के लिए आपके पास ये आ जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है वो आपको बताया था सर ने कि 26 जून 2020 को नोटिफिकेशन इशू किया था, उसके बाद बहुत सारे क्लैरिफिकेशन भी इशू किए हैं, उसके बेस पर आप अपना ले सकते हैं ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, और एक बिजनेस के लिए एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। आप उसमें जितने चाहें एड्रेस ऐड कर लें, और आप उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विस कर रहे हैं तब भी आप उसमें कर सकते हैं। ये एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, और बेसिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा आपके बिजनेस के लिए। आई होप मिस्टर DK सिंह हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस वेरी क्लियरली। और पेपरलेस एप्लीकेशन है, एनी एक्टिविटी आप जोड़ सकते हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में भी आप कर सकते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, एक सर्विस एक्टिविटी कर रहे हैं, दोनों आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैम में, समाधान पोर्टल में, ट्रेड्स में, उनका भी आप फायदा ले सकते हैं इनके द्वारा। और जितनी भी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, गवर्नमेंट टेंडरिंग की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन सब का आप फायदा ले सकते हैं। आपको बस चाहिए क्या, आधार नंबर चाहिए जिनके द्वारा आप करेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर और GST नंबर। और GST नंबर के लिए मैं बता दूं, GST नंबर अब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने जो पहले मैंडेटरी कहा था उसको अब हटा दिया है। शायद हमने भी ये रिक्वेस्ट की थी काफ़ी जोर से, और मैंने भी ये कहा था, और ये मैंने एक लॉजिक रखा था कि सर अगर कोई MSME है, उसका अगर अभी टर्नओवर 5 लाख है, अभी अभी हमने शुरू किया है, और हमें GST एक्ट के हिसाब से उसका अभी GST में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है, वहाँ हमें छूट है, तो हम यहाँ क्यों कराएंगे MSME के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। या तो हम कहेंगे MSME का रजिस्ट्रेशन नहीं लेते क्योंकि हमें GST में कराना पड़ेगा, या हमारे लिए एक आप बोझ हमें हमारे सिर पर रख रहे हैं कि भाई तुम अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए तो GST का भी रजिस्ट्रेशन कराओ, वहाँ की भी रिटर्न फाइल करनी शुरू करो। तो इसलिए ये अब कह दिया है मिनिस्ट्री ने कि भाई चलिए, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तब आप GST में रजिस्ट्रेशन कराना आपका लिए मैंडेटरी नहीं है, तब आप यहाँ हम आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बिना GST के रजिस्ट्रेशन के भी दे देंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए हमने काफ़ी बात की कि भाई जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो ये देखिए, एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के जो लैंडिंग है जब बैंक करता है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ने अब कह दिया कि भैया, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के फायदे तो आपको पता ही है दोस्तों, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। बैंक हमें बैंकों को, क्योंकि रिजर्व बैंक ने मैंडेटेड कर रखा है कि भाई आपको जरूर देना है इन MSMEs को लोन, और कम रेट पर देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये पैसा हमारे पास रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा, और हम तो आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे भैया, 2-3% ब्याज देके ही आपको टरका देंगे। तो या तो इनकी मदद करो, नहीं तो अपने पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। तो अब RBI ने कह दिया है कि आपको अगर
क्लासिफाई कराना है अपने लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको जरूर लेना होगा। ये जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है मैं इसलिए नहीं इनको लेना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि जो सवाल हैं आपके मन में प्लीज़ आप उनको पूछिए। आप पूछ भी रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं सवालों का आपको यहाँ जवाब दें। ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, इनके बारे में अगर आपको जानना चाहेंगे तो हम ये आपको डिटेल पीपीटी भी दे सकते हैं। और तो ये मैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इनके ऊपर मैं शायद अभी इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और पीयूष जी मैं अगर आप परमिशन दें और अगर पुगल जी तैयार हैं तो दोस्तों हम टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा एक जो भी वेबिनार हम करते हैं उनमें हमारे साथ रहते हैं और इसलिए साथ रहते हैं कि वो एमएसएमई सेक्टर के लिए जी जान से लगे रहते हैं। और जितने भी हम एमएसएमई हैं मैं समझता हूँ कि हम सभी ये जो टेली सॉल्यूशंस का जो टेली सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करते हैं, अपनी अकाउंटिंग ठीक रखते हैं। और मेरी तो हमेशा ये इच्छा रहती है और ये सलाह रहती है कि भैया अपने अकाउंट्स पहले दिन से आप प्लीज़ अच्छे से मेंटेन करके रखिए ताकि बाद में जब आप बैंक जाएं या कभी प्राइवेट इक्विटी के लिए जाएं या अपने आप को आईपीओ में रजिस्ट्रेशन कराएं तो कोई दिक्कत ना हो। और पुगल टी जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। टेक्नोलॉजिकली ही इज मास्टर और मैंने तो दोस्तों बहुत कुछ सीखा है उनसे। और मुझे लगा कि हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन तो जानना चाहते हैं लेकिन उनके लिए बिजनेस में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जाननी चाहिए। तो मैं पुगल टी जी का स्वागत करता हूं तालियों के साथ और रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हम जैसे छोटे एमएसएमईज को प्लीज कुछ गाइड कर दीजिएगा ताकि आपकी गाइडेंस के द्वारा हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों जाइएगा कहीं मत क्योंकि पीयूष जी हमारे साथ हैं और इसके बाद हम उनसे आपके सारे सवालों का जवाब जरूर लेंगे। पुगल जी। Yeah, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. And it is our pleasure that after a long time we are coming back again. In today's session, I will not take much time. आज का session में basically what I thought is the most important aspect, which is the new changes that has come in GST, where basically we say GST 2.0. तो टैली के टेक्नोलॉजी में जीएसटी का जो चेंजेस अभी हुआ है उसका जो सॉल्यूशन हमने किस तरीके से आसानी से हमने दिया है एंड स्पेशली फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एक जो QRMP का जो चेंजेस आया है so what is the benefit and how you can make use of the fantastic facility that the GST department is offered and also during this pandemic pressure where cash flow is going to be a major issue. Sir, if you could just allow me to share the screen, I have a small presentation where I can. Yeah. Sir, you are presenter now, sir. Yes, please. yes. Okay, is my screen visible, sir? Not yet, sir. Not yet. हाँ सर आ गए हैं. I think now it should be visible, right? I can see it now, sir. Yeah, okay. Just 1 minute. Right. So basically, we will see what changes have happened in GST 2.0 and how any technology, especially Tally as a technology solution provider for small businesses, how Tally is going to help you in meeting two major aspects that changes that have happened in the recent past. Okay, so one important notification, I'm sure that many of you are aware of this particular notification. It's very, very critical that effective from 1st of January, if your GST liability is greater than 50 lakh, you are aware that you cannot adjust 100% of your ITC against your liability. You can adjust only 99%, and 1% of the tax liability needs to be paid in cash compulsorily.
But I mean, there are certain exceptions to that. It is very important to understand and see, so that see, this is the time where every penny saved is like money earned. So these things, if we are able to understand what are the exceptions, probably you will have some better cash flow. So one very important thing, if you are a proprietor or if you are an association of a person, and if you have paid income tax in any of the previous 2 years of more than 1 lakh rupee, then for you this 99% is not going to be applicable. आप अपना 100% का ATC जो है वो आप claim कर सकते हैं, provided you are meeting the exception number 1. Exception number 2 is that you can claim refund on if you are claiming refund on export through LUT or bond, and the refund जो आप claim करते हैं वो अगर 1 लाख के ऊपर होता है तो it is not going to be applicable to you. The third, where as a taxable person in your business, if you are falling under the inverted duty structure, that is basically all your input to GST is higher and the product that you are selling, the output GST is lower. So in that case, you fall under the inverted duty structure. And under the inverted duty structure, if you are claiming more than 1 lakh rupees, then you will not fall under this notification 94. And lastly, GST, if your liability is more than 1%, in any case, अगर आपके पास ITC कम है, and if your liability is more than 1%, obviously this notification is not going to be applicable. And public sector, government and local authorities are exempted from this. So this is one important notification as far as the cash flow is concerned. The other important notification, you must be you must be aware that now it is compulsory that you have to specify 4-digit HSN or SAC in every output invoice that you are making. It is very important. At a later stage, if we are not doing, we might get notification and all those things. It is better that we put some effort and then try to find out what is the correct HSN or SAC and then start capturing them. So for businesses up to 5 crore, it says B2B invoice के लिए आपको जरूरी 4-digit देना पड़ेगा. But if you are doing B2C, then it is optional. And people whose turnover is greater than 5 crore, then you have to give 6-digit HSN or SAC. SAC is basically for your services. And for both, अगर आप B2B outward supply करते हैं या B2C supply करते हैं, तो for both you have to provide the 6-digit HSN, and if you are importer exporter, then 8-digit HSN is required. Now in the return filing, I'm sure that you are aware and you must have heard these two terminologies. One is QRMP and another one is IFF. So what is QRMP is basically quarterly return monthly filing. Many of you would have covered whose turnover is less than 5 crore. You have been covered under the QRMP scheme. But the most the beneficial scheme that the government has introduced, and for the first time, I can say that this is the taxpayers friendly scheme that the department has brought in by way of IFF. So what is IFF? Is invoice furnishing facility. What is this invoice furnishing facility is what we will be discussing a little bit in detail, and we will see how it is going to benefit all of you. So QRMP scheme is basically to simplify the GST return filing for the small dealers. So because GST is now broken the taxable person into two categories, small taxable person and large taxable person. All taxable person whose aggregate turnover in a year is less than 5 crore are categorized under small taxable person. Just to save the time, effort and the cost of compliance, जो GSTR 3 भी till the month of December हम लोग हर महीने submit करते थे, तो from January they have converted that also into a quarterly return. So people who are filing quarterly GSTR 1, now you can also file your quarterly GSTR 3B, but then there is a catch. So what is the catch? That every month you have to make the payment of your tax liability and file your return once in a quarter. Right. So there are certain bottlenecks in that. We will see how the department is also addressed those issues. Okay. So basically this is going to reduce the compliance.
So QRMP scheme is basically was introduced from 1st of January. So instead of filing, so many returns, 12 GSTR, 3B return and 4. So basically 12 plus 4, 16 GSTR return. Now you have only 4 return that you have to file on a quarter. Every quarter, 1 GSTR 1 and 1 GSTR 3B. It saves a lot of time and time, effort, and also cost. Okay. So people who are below 5 crore is eligible. Probably now, we have already, almost 6 months since the scheme was introduced. So many of you know that, you are already covered under the scheme. So let me not. One important thing that I want to share here, the moment your turnover is exceeding the 5 crore threshold limit, so for that quarter, you will file your return under the QRMP scheme. And from the subsequent quarter, you will move under the monthly return filing scheme. So that again, that's the transition that you have to take. Now, what is IFF? This is very nice feature that the department has introduced. So invoicing furnishing facility, this is like a trailer. ये जो है, it is like a trailer of all the small taxable person to be prepared for e-invoicing. If you see from 1st of April, the department, one good thing the department they have done is they have not made e-invoicing compulsory for every dealer. So they have now moved in phased manner, right? 500 crore to 100 crore, and from 1st of April they made 50 crore. And see, the one good thing that we have to be very much aware is that all these 3 phases of e-invoicing has been very successful. That means it has now built a lot of confidence in for the GSTN on the IT infrastructure. So maybe once we are through with this greatest pandemic of the century, then probably they might reduce to 25, 10, 15. I am sure that by end of this year or by the beginning of the next financial year, literally every person is going to be covered under e-invoice. तो उसके लिए ये एक practice session जैसा होता है. तो IFF, what is IFF? IFF is basically you can now see, अभी क्या होता है कि you are filing your GSTR1 return on a quarterly basis, right? And the person who's claiming input tax credit, now the department, you would have noticed that in your GSTR1, GSTR2A and 2B, automatically the input credit is getting populated automatically. तो इसका मतलब ये हुआ कि you cannot claim more than 5%. They have also now reduced from 15% to 10% to 5% they have made. That is excess of 5% only you can claim of input tax credit. So which means it is going to hit your cash flow. Now, instead of waiting for 3 months for you to claim input tax credit, this facility of IFF will allow all these small taxable person, that means all the people whose turnover is less than 5 crore, because you are going to file your GSTR1 on a quarterly basis. Now, literally every day you can upload your sales invoice on the portal, right? So that way, what is the benefit? The benefit is this: your customer who's a small taxable person who's also under below 5 crores. Now that person can get the benefit of input tax credit in the same month. So for example, अगर आप जून महीने का जो इनवॉइस है, अगर आप उसको अपलोड कर देते हैं, तो in the same month, your customer, when he is filing when he is calculating the GST liability, which is on the QRMP scheme, so he can claim this input tax credit. Iska matlab, the businesses are now going to have better cash flow, so that your GST liability can come down. So that is what is basically the IFF scheme that has been introduced from 1st of April. So if you see the portal here, you must have seen this. You have this facility where and it is optional, it is not mandatory, but it is a nice thing to help your counterpart to basically have some cash flow facility without burdening on paying additional duty of GST, even though he must have paid GST for to you. And also now, because if it is not getting reflected, if he is going to wait for 3 months, he has to same amount of tax he has to pay to the department also. It is like a double penalty kind of a thing. So now with the facilities of IFF, the person can go and upload the invoice on a real-time basis.
So every day, the moment you upload this invoice, okay, automatically it is going to be reflected in 2A of the your counterpart, right? So there are two ways of doing it. One is preparing online. You can log in there and then enter all those information, or you can do it offline. Now, when you're going to do it offline, that is where Tally is going to, help you to very quickly file your IFF invoices on a daily basis or on a weekly basis or on a periodic basis. Now, every month, now because of this COVID and other, many states have gone into lockdown, the last date for filing is actually, they have extended. Otherwise, normally the last date of filing is going to be 13th of the subsequent month. अगर जून का invoices अगर आपको upload करना है, because you are going to file June, July, August, right? So this is the quarter. June, July, August, September is the quarter. Now, July, August, September quarter, if you are going to submit your GSTR1 in the month of October, you don't have to wait. Your customer did not have to wait for 3 months to get the credit. So you can now upload this using the IFF facility. So if you're saying offline, Tally, quickly helps you. How can you do this? It's a very simple step that you can do this. For example, let us assume that you have enabled GST in Tally and you are capturing all the information. So you go to display and you go to GST report. Okay, and then you go to GSTR1. So I'm going to I've got very few data here. I'm just selecting. Let us assume that I have 15 invoices which have been. So you have to upload only those invoices that you are raising for B2B customer, right? B2C customer, you do not have to upload. It is only all related to B2B, B2B invoice, B2B debit note, credit note, everything has to be uploaded on an ongoing basis or on a real-time basis. So for example, you see here in my company, I have 15 invoices which are B2B invoices, and there is one credit note that have been raised in this particular month. Now I want to upload this invoice. How do I upload this invoice? You come to this report and then very simple, you just say export. When you click on export here, you have this option called e-return. So enter e-return here. Now it is going to ask you what is the format in which you want to upload. So JSON format, if you are exporting in JSON format, directly you can go to the portal and then you can upload the invoice. You don't have to go and key in or enter, nothing. So you just say JSON format. And now see here, there is an option. It is asking you, do you want to export separate file for each section? Because under IFF, you are supposed to submit only B2B related transaction. So you say yes, enter, and then it is going to ask you the location where you want to export this file. You can set up the location, and here is what is a very, very important thing that you have to notice. One is all voucher. So if you say all, first time if you are exporting, whatever invoices are there, you can export. Let's say you want to do every 15 days. So first 15 day of the month, if you are exporting, you say all voucher. Now from the 16th day onwards, the balance 15 days invoices, you can say only new voucher. ताकि क्या होगा कि whatever invoices you have already exported, it will not again export, so that आपका जो invoice है वो double नहीं होगा. So you say only new invoice, so which means literally you can do on a daily basis also. So you just say only new invoice and then you just say send, and the moment you do this, automatically the data is going to, the information is getting just one sec. Export, you're going to click on export, e-return. Okay, so I'm going to say JSON. Okay, so export separate file, export, and here I'm going to say all voucher. Okay, so now you will see here B2B invoices JSON file is already come. Then credit note of the registered dealer is already come. Very simple. All you need to do is you have to now log into the portal. You have to now log into the portal. Click on prepare offline, and then it will ask you to upload the file. You just have to upload B2B file and also the credit note file, and you are done with IFF.
Okay, it is that simple. And so the best part of the scheme is that instant credit is what the the other counterpart or your customer can enjoy the benefit of the input tax credit in the same month. So this is what basically I would want to present today. And whoever is using Tally, it will be really helpful. There is no much of a hassle. It is just one single step, one click facility that is available, which you can do. And the best part, once you keep doing this IFF on a regular basis, when you are going to file your GSTR 3B, automatically all those invoices that you have uploaded will automatically get auto-populated. So that means it is going to save a lot of time, even when you are going to file your GSTR return on a quarterly basis, GSTR 3B. So I hope, and I mean, like, whoever is, enabled the GST and then utilizing GST module in Tally, this feature can be used for you to, make use of the benefit that the department is offered, and also Tally as a technology is giving you a simplified technology. Thank you very much. जी बहुत बहुत धन्यवाद पुगल जी। और मैं तो ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे तो जीएसटी का इतना ज्ञान नहीं है, बट परहैप्स दिस इज ए बोनस इन फैक्ट व्हिच आई गॉट टुडे विद योर प्रेजेंस, विद योर एड्रेस। आपने जो क्यूआरएमपी का इतने सीधे शब्दों में बताया, और जो आईएफएफ की अदरवाइज तो यही दिक्कत होती है कि हर इनवॉइस को हम अलग अलग अपलोड करें, और कई बार क्या होता है कि कुछ एमएसएमईज ऐसी होती हैं जिनके बहुत सारे इनवॉइसेज हो जाते हैं। तो अगर एक दिन में 10, 20, 50 इनवॉइसेज हो गए एक क्वार्टर में, तो मतलब आप काउंट कर सकते हैं कितने इनवॉइसेज होंगे अगर हम क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम पे जा रहे हैं। यहाँ पर तो एक क्लिक करना है और बस लीजिए फाइल तैयार और अपलोड कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आपके लिए भी शायद देखिए बोनस है, आज उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जीएसटी पर हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ली, और टैली कैसे मदद कर रहा है, हम एमएसएमईज की इसके बारे में भी हमने समझा। बस एक समस्या यही है जिसका इशारा आपने भी किया है कि जब को हम हर महीने जब हमें पेमेंट तो करना होता है, क्योंकि लेकिन जो रिटर्न है वो क्वार्टरली सबमिट करनी होती है। तो जो भी हमारे जो सप्लायर्स हैं, अगर वो इसको रिटर्न की को क्वार्टरली अगर वो सबमिट करते हैं और ये टैली यूज करके वो डेली इनवॉइसेस अपलोड नहीं करते, तो कई बार हमें जो इनपुट क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता है। तो ये मैंने भी देखा है, मुझे भी ये समस्या आती है। तो इसके लिए मैं आपसे फिर एक जीएसटी के ऊपर हम लोग दोस्तों एक बात करेंगे, और पुगल जी को फिर वहां बुलाएंगे और जीएसटी डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाएंगे और वहां उनसे पूछेंगे कि साहब इसका समाधान क्या है। पुगल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपकी परमिशन हो तो अब हम कुछ सवाल ले लें, और पीयूष जी की जो यहाँ प्रेजेंस है उनका पूरा हम फायदा ले लें। पीयूष सर, सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू पुगल जी। पीयूष जी सॉरी, मैंने आपको थोड़ा हमने वेट कराया। नहीं कोई बात नहीं। वो एक पूछ रहे हैं कि सर मैंने पुराने वाले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट भी डाला था, जो अभी तक नहीं। देखिए उद्योग रजिस्ट्रेशन का तो अब आपका वैसे ही कैंसिल हो गया, तो उद्योग रजिस्ट्रेशन का तो कैंसिल कराने का आपको कहीं रिक्वेस्ट डालने की जरूरत ही नहीं। क्यों सर, मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, 31 मार्च को ये इनवैलिड हो गए हैं ऑलरेडी। हाँ सर, एक ये अमरीश जी एक और कह रहे हैं कि सर मैं 2019 में उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराया था कि बैंक लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, पर उस वक्त नहीं हो पाया। प्रवेश के बाद पीएमईजीपी से मेरा लोन सैंक्शन हुआ है, और अब पुराने वाले रजिस्ट्रेशन के कारण मुझे सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पीएमईजीपी में मतलब लोन अब उनका हो गया है, लेकिन जो उनके पास केवल वो पुराना उद्योग आधार है, तो वो कह रहे हैं कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं मतलब इसका कितने दिन अभी कितनी बाकी है, लोन इंस्टॉलमेंट कितनी बाकी है? सर ये तो कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन इनको सर वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कोई और मॉडिफिकेशन वो नहीं करने जा रहे हैं उसमें। लेकिन ये है कि फिर भी उनके सेफ साइड के लिए अब रजिस्ट्रेशन के जब इतने बेनिफिट हैं तो क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन ले लेते। हाँ, और कभी किसी भी स्टेज पर जो आपको कोई सब्सिडी है, कोई बैंक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है
कि भाई देखिए आपका अब ये नहीं है, अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से अब मुझे दूसरे में शिफ्ट करनी पड़ेगी या कोई और बात है, तो आप इसको तुरंत अपना ले लीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप अब ले सकते हैं, आप जल्दी से उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना ले लीजिएगा। सर मैं एक मिनट बस क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। ये मैनी एमएसएमई यूआरसी मुझे पता नहीं है क्या वो कहना चाह रहे हैं। सर्टिफिकेट है। अच्छा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर एक मिनट सर, ये क्वेश्चन फिर ऊपर चले जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से अगर हम ले लें। सर देयर आर मैनी कस्टमर्स इन आसाम हु डू नॉट हैव आधार। तो आप ले लीजिए, ये तो पूरा ऑल इंडिया के बेसिस पे पर है ना सर? बिल्कुल। Repair and installation of machinery and equipment, these activities have been included in manufacturing category, they have to be shifted to service category। ये कह रहे हैं रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इनको मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में डाला है और ये वो कह रहे हैं कि सर्विस कैटेगरी में होना चाहिए। इसके ऊपर अलग से अभी इस समय मुझे लगता है कोई जवाब देना जब तक पूरा वो देख ना लिया जाए, क्योंकि अगर आप केवल एक रिपेयरिंग कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की, तो वो शायद एक सर आप कुछ इसमें कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट। हाँ सर। हमने एक पोएम निकाला है 1 दिसंबर 2020 में, उसमें हमने ये चीज इंक्लूड करी, दो हमने कैटेगरी इंक्लूड करी है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स एंड थ्री व्हीलर्स। तो ये हमने केवल एक मेंटेनेंस में इंक्लूड किया है, बाकी मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी जो है वो हमने इंक्लूड नहीं है, वो सर्विस में आना चाहिए, वैसे मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं आएगा क्योंकि वो सर्विस एंटरप्राइजेस है। बट इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक ईमेल डाल करके और इसमें क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं सरिता साहू जी पूछ रहे हैं कि भाई अगर एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एक लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रॉपर चैनल है? तो दोस्तों आप के लिए मैं बस यही कहूँगा कि मैडम सरिता साहू जी, दो तरीके हैं। आप स्टैंड अप इंडिया में भी लोन ले सकती हैं, और एक मैं आपको प्रॉपर चैनल तो मैं आपको यही कहूँगा कि उद्यमी मित्रा की वेबसाइट पर जाइए आप, और वहाँ जाकर ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टैंड अप में भी कर सकते हैं, आप जनरल स्कीम में भी कर सकते हैं, और ये जो उद्यमी मित्रा है उसके द्वारा आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कौन सी ब्रांच से लोन लेना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जाइए उद्यमी मित्रा की वेबसाइट पर और डायरेक्टर ऑफ आप शशि बंसल जी हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं, पर मुझे आपका सवाल आप दोबारा लिख दीजिएगा, और आप जो कहना चाहती हैं आप अपना प्लीज आप क्वेश्चन आप दोबारा लिख दीजिए, हम आपका क्वेश्चन देख नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आई हैव टेकन उद्योग आधार ऑन 27/6/2020, नाउ वेदर वी नीड टू माइग्रेट टू उद्यम पोर्टल, इफ यस तो देन व्हाट इज द प्रोसीजर। तो इन्होंने 27 जून को सर आपने 26 जून को अनाउंस किया, और वो कह रहे हैं शायद इसलिए उनको कुछ डाउट हो रहा है कि मैंने 27 जून को अपना उद्योग आधार ले लिया था, तो अब क्या मुझे ये माइग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले लिया है उन्होंने तो फिर माइग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये शायद उन्होंने 27 को उद्योग रजिस्ट्रेशन लिया है सर। उद्योग रजिस्ट्रेशन लिया, अगर यूएम लिया है तो यूएम 30 जून तक वैलिड था, इसलिए उन्होंने ले लिया होगा उस समय, और फिर तो यूआर में रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा उनको। एक लास्ट सवाल ले लीजिए। अच्छा ठीक है। आई एम फ्रॉम RXIL ट्रेड्स, what support we can get from Udyam to register MSMEs to on trades? Can we get API connection with Udyam? इसमें
चल रहा है। इनवॉइस माइट भी शायद इसमें प्रयास कर रहा है API लेने के लिए। तो आई थिंक जी। ये थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है और हमारे परव्यू में नहीं आता, ये डायरेक्टली DC ऑफिस के परव्यू में आएगा। तो एक मेल डाल करके और वहां से आप कर सकते हैं। इनवॉइस मार्ट मुझे लगता है शायद कुछ कर रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डेटा जो है हम किसी को ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसमें लिंकेज है ना, CBDT से और GSTN से लिंकेज है, तो इसलिए हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते, इसमें परमिशन लेनी पड़ेगी। जी जी। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि हमने 1 घंटे का कुछ आज प्रोग्राम प्लान किया था, 3 बजे से 4 बजे तक। अब 5 बज चुके हैं, 5:01 हो गए हैं। और पीयूष सर, मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हमने आपको पुकारा, आप तुरंत हमारे साथ खड़े हैं। आप कहीं भी हैं, कितनी भी मुश्किल में हैं। मैं समझता हूँ कि कई बार इस कोरोना काल में फैमिली की प्रॉब्लम भी होती हैं, हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैंने आपको पुकारा MSME की मदद के लिए या अपनी मदद के लिए, आपको हमेशा अपने साथ पाया है। और ऐसा ही लगता है कि आप तो हमारे साथ ही चलते हैं जब भी हमें कभी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही। ये पीयूष जी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वो साथ हमारे चलने के लिए कहते हैं। साकार हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतनी भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके, चलो तो सही, तुम चलो तो सही। आपके साथ अगर हम चलेंगे पीयूष सर, तो मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल जरूर पालेंगे। और टेली सॉल्यूशन जैसी एक कंपनी जो MSME की मदद के लिए हमेशा तैयार है, नए नए इनोवेशन वो करते रहते हैं। वो देखते हैं कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए MSMEs के अपने अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बनाने के लिए, चाहे वो GST से लिंक हो या कोई और चीज़ हो, मैं समझता हूँ बहुत जल्द शायद वो कुछ और भी बड़े इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के शायद हमारे पास हम MSMEs के पास आएंगे। उनके लिए भी हम समय समय पर उनकी सेवाएं और उनकी मदद और उनकी असिस्टेंस लेते रहते हैं। और साथ में टेली अपने प्रोडक्ट के लिए नहीं, जो रिलेटेड जो हमारी समस्याएं हैं MSME, उनके लिए भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। टेली सॉल्यूशन और पुगल टी जी का भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप दोनों जो अतिथि हैं हमारे साथ आए, और साथ में श्री DK सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट कमिश्नर जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी एक बहुत ही व्यस्त समय, मुझे पता चला था कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग आ गई है, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने जो हमें समय दिया, जितना कमिट किया था उससे ज़्यादा। तो हम मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ASNDC श्री DK सिंह जी, श्री पीयूष अग्रवाल जी और श्री पुगल जी का मैं अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी धन्यवाद दे रहे हैं सर, जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू पुगल जी फॉर थैंक यू बीइंग सर, हियर। थैंक यू सर। थैंक यू। और दोस्तों, आपका कोई भी और भी सवाल हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ MSME से हो या वो टेली से हो, पीयूष जी से हो, मुझसे हो, या फिर DC से हो, प्लीज आप हमें मेल कीजिए। मैं यहाँ दोबारा आपको मेल दे देता हूँ, यहाँ टाइप कर देता हूँ info@msmehelpline.com। आप इस मेल ID पर हमें भेज सकते हैं, या एक दूसरी मेल ID है info@indiansmechamber.com। यहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। चैम्बर ने एक नई मुहिम भी चलाई है जहाँ पर हम हर महीने, पुगल जी, हम हर महीने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ एक अलग से एक मीटिंग करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं, और जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है हम अपना रिकमेंडेशन भी उनको भेजते हैं। उनके लेटर के साथ हम अपनी भी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भाई ये हमारे जो मेंबर्स हैं इनका मदद की जाए। बहुत जल्द हम एक और MSME की पाठशाला भी शुरू कर रहे हैं टेली के साथ मिलकर, जहां हम कर रहे हैं MSME गांव-गांव में। पिछली बार साल भी हमने किया था, इस साल भी पुगल जी और टेली के सहयोग से हम कोशिश करेंगे सिखाने की।
वहां पर भी पुगल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेशन बिल्कुल आपको सर, बिल्कुल जरूर बिल्कुल देना है मेरे लिए और जो MSMEs हैं उनके लिए। मैं तो जब भी कोई सेशन करता हूं और जब भी आप रहते हैं उस सेशन में, ये मुझे आपके सामने कहते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तो बहुत कुछ सीख के जाता हूं पुगल जी। नो बहुत बहुत प्रॉब्लम, थैंक धन्यवाद। यू और वेरी मच सर, हमें थैंक जितने यू। भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके बिना हमारा कोई कोई रोल नहीं है दोस्तों, आप ही से हम हैं, आप हैं तो हम हैं। तो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, पुगल जी की तरफ से, पीयूष जी की तरफ से और श्री DK सिंह जी की तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।